किसी भी हॉरर स्टोरी को बताने का मजा तभी है जब उसकी क्रेडिबिलिटी के प्रूफ्स आपके पास हो, वरना हिमाचल वगैरह के जंगलों में, देहरादून के जंगलों में भूत तो हर किसी को दिखाई देता है। बट आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं वो इतनी ज्यादा क्रेडिबल है कि उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं। इनफैक्ट उसके बहुत सारे प्रूफ्स, एक्चुअल फोटोज वो भी क्लिक की गई। और सच मानिए ये स्टोरी बहुत बहुत ज्यादा डरावनी है। 2025 की शुरुआत एक हॉरर स्टोरी के साथ। बट मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूं कि आप लोगों ने लाइक बटन के साथ कोई कुचू पुचू नहीं किया। जल्दी से इस लाइक बटन को पकड़ के उसके साथ कुचू पुचू कर दें। न्यू ईयर का ये गिफ्ट मुझे दे दें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें। कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के कैंसस स्टेट में बने हुए एचिसन शहर में जाना पड़ेगा। और टाइम था मार्च 1993 का, जब यहीं पर रहने वाला एक यंग कपल टॉनी और डेब्रा पिकमैन, इन दोनों की नई नई शादी हुई और अब ये लोग अपने परिवार से अलग एक नया घर ढूंढ रहे थे जिसको रेंट पर लेकर ये लोग उसमें रह सकें और अपनी नई जिंदगी बसा सकें। और इधर उधर बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखने के बाद फाइनली इन लोगों को एक एक घर पसंद आ गया और इसके अंदर जल्दी वो अपना सामान लेकर, तामझाम लेकर शिफ्ट हो चुके थे। जो सामान ये लोग अपना साथ में लेकर आए थे उस सामान को घर के अंदर फर्निश करना शुरू किया और तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक फर्निश करने के बाद फाइनली इनका घर पूरा सेट हो चुका था और इन दोनों की लाइफ अब आगे नॉर्मली निकलने वाली थी। बट रहने के तकरीबन 1 महीने बाद ही इन लोगों के साथ कुछ बहुत ही अजीब चीजें होना शुरू हो चुकी थी। क्योंकि रात के टाइम पर टॉनी पिकमैन जब अपने काम से वापस आया और उसने देखा कि उसके घर का टीवी चल रहा है बट उसकी वाइफ डेब्रा वो ऊपर वाले कमरे में आराम से सो रही है। सो वो भागकर ऊपर वाले कमरे में गया और पूछने लगा कि क्या तुमने नीचे का टीवी ऑन किया। बट डेब्रा ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने तो टीवी ऑन नहीं किया। लेकिन टॉनी ने कहा कि नीचे टीवी तो चल रहा है, हो सकता है तुम उसको चलाकर भूल गई हो। लेकिन डेब्रा ने साफ मना कर दिया कि मैंने शाम से अभी तक कोई टीवी देखा ही नहीं, मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ढीली है इसलिए मैं आराम से ऊपर ही सो रही हूँ, मैंने टीवी ऑन नहीं किया। खैर इन दोनों ने इस बात को इग्नोर किया। नीचे जाकर टॉनी वापस उस टीवी को बंद करके अपने ऊपर वाले बेडरूम में आराम से जाकर डेब्रा के साथ सो चुका था। बट उससे ही अगली सुबह जब टॉनी वापस नीचे आया और उसने देखा कि टीवी अभी भी चल रहा है, वो वापस अपनी पत्नी ऊपर डेब्रा के पास गया और डेब्रा को बोलने लगा कि डेब्रा क्या तुम रात को उठी थी, क्योंकि टीवी अभी भी ऑन है और मैं रात को उसे ऑफ करके आया था। डेब्रा ने मना कर दिया कि नहीं, मैं रात को नहीं उठी, मैं तुम्हारे साथ सो रही थी, मुझे नहीं पता टीवी के साथ क्या बीमारी है। उनको लगा कि हो सकता है कोई फॉल्टी वायरिंग का ये काम हो, कहीं बिजली की कोई कनेक्शन वगैरह में दिक्कत आ गई हो। उन लोगों ने इलेक्ट्रिशियन को भी फोन किया। इनफैक्ट वो लोग जब नीचे गए अपने कमरे से बाहर निकलकर और टॉनी ने जब रात के टाइम पर टीवी ऑफ किया था उस टाइम पर अपनी गाड़ी की चाबी टीवी के बराबर में ही रख दी थी और ये बात टॉनी को बिल्कुल अच्छे से याद थी। लेकिन जब वो सुबह उस गाड़ी की चाबी को उठाने के लिए गया उसको वहां गाड़ी की चाबी मिली ही नहीं। ये चीज दोनों के लिए बहुत ज्यादा अजीब थी। टॉनी तुरंत भागकर अपने लैंडलाइन फोन पर गया और उसने इस घर के मालिक लैंडलॉर्ड को फोन किया और बताया कि जनाब क्या आपके इस घर के अंदर कोई वायरिंग वगैरह की दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर ये टीवी अपने आप ऑन और ऑफ हो रहा है। इनफैक्ट मेरी यहाँ से चाबियां भी गुम हो चुकी है, अगर आपके घर के अंदर आने का कोई सीक्रेट रास्ता वगैरह भी हो तो भी हमें बता दीजिए। बट घर के मालिक ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जब तक रहते थे यहाँ सब कुछ ठीक था, ऐसा हमने कभी कुछ फील नहीं किया। घर का मालिक यहाँ घर पर आया और इन सब लोगों ने मिलकर एक इलेक्ट्रिशियन को यहाँ पर बुलाया ताकि वो घर की सारी वायरिंग वगैरह चेक कर सके। बट उस इलेक्ट्रिशियन ने पूरे घर की वायरिंग को अच्छे से छान मारा लेकिन उसको एक भी जगह कोई भी फॉल्ट नहीं मिला और वो अपनी फीस लेकर वापस घर से निकल चुका था। जिसके बाद टॉनी और डेब्रा ने भी इन चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उनको फॉल्ट ही समझ नहीं आया, लैंडलॉर्ड को भी फॉल्ट समझ नहीं आया और धीरे धीरे टाइम बीतता रहा। टॉनी और डेब्रा के बीच में अब खुशियां आने वाली थी क्योंकि अब डेब्रा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और गर्मियां निकलते निकलते डेब्रा ने एक लड़के को भी जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने टेलर रखा। अब 3 लोगों का ये परिवार इस घर के अंदर अपनी जिंदगी निकालने वाला था। घर में नई नई खुशियां आई थी, घर में बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने भी आए और इन लोगों ने बच्चे के लिए एक अलग से कमरा तैयार किया जिसके अंदर उसके सारे खिलौने वगैरह वो पूरी नर्सरी सी तैयार कर दी जिसके अंदर ही अपने छोटे से बच्चे को पालने वाले थे। बट यहाँ दिक्कत ये हुई कि इन लोगों ने टेलर की नई नई फोटोज वगैरह बनवाई और उस फोटो को जब टॉनी खुद अपने घर की दीवारों के ऊपर फ्रेम कर रहा था तब टॉनी को वो फ्रेम टांगते टांगते साइड में फील हुआ कि कोई शेडो सी है जो उसके साथ में इसी कॉर्नर में खड़ी है। और जब उसने उस शेडो की तरफ घूम कर देखा वो शेडो वहां से गायब हो चुकी थी। टॉनी को लगा कि उसका ये वहम है और वो अपने फ्रेम के अंदर उसको ठोकने में कंटिन्यू करने लगा। बट इतने में ही उसको बराबर वाले कमरे में से एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज सुनी। वो तुरंत अपने फ्रेम को वहीं छोड़कर सीढ़ी से नीचे उतरा और उस कमरे में गया जहां से वो आवाज आ रही थी। बट अंदर कोई भी मौजूद नहीं। टोनी को लगा कि हो सकता है उसका ये वहम है, वो अपने फ्रेम को वापस आके कंटिन्यू करने लगा। उस फ्रेम को ठोक कर वो अपने बेटे के नर्सरी वाले कमरे के अंदर गया और वहां जाकर उसने देखा कि उसने जितने भी खिलौने अपने बच्चे के लाए हुए हैं वो उसने ऐसे ही बेड के ऊपर बिखेर रखे थे और उनके बीच में ही उसका बेटा टेलर लेटा हुआ था। बट
जब वो छोड़कर गया था वो वैसी सिचुएशन थी, लेकिन जब उसने अब आकर देखा उस टाइम पर उसके बच्चे के सारे खिलौने फर्श के ऊपर एक सर्कल बनाकर रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने परफेक्टली अलाइन किया है इन सारे के सारे खिलौनों को एक सर्कल में। इनफैक्ट इन सारे खिलौनों का मुंह नीचे किया गया था जानबूझकर, क्योंकि सारे खिलौने रुई वगैरह के बने हुए थे और इनका मुंह बिल्कुल ऊपर की तरफ था, लेकिन इन सारों का मुंह अब नीचे की तरफ फेसिंग कर रहा था और उसके बीच में एक डायरी भी रखी हुई थी। और ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि टेलर की ही थी, जिसके अंदर वो ऐसे ही पेन वगैरह चला रहा था, उसके साथ खेल रहा था और ये डायरी बीच में रखी हुई थी इन सभी खिलौनों के। टोनी ने जैसे अपने सामने इस सीन को देखा उसको ऑब्वियसली बहुत अजीब भी लगा, बट उसको समझ नहीं आया कि आखिर ये ऐसे हुआ कैसे। हो सकता है टोनी का सगा भाई एलन, जो कि 2 घर छोड़ के यहीं रह रहा था पास में ही, हो सकता है एलन इस घर में आया हो चोरी छुपके से और उसको पहले से ही प्रैंक वगैरह करने की आदत है, हंसी मजाक करने की आदत है। तो हो सकता है एलन यहाँ पर आया हो और उसी ने प्रैंक करने के लिए टोनी और डेब्रा के साथ टेलर के ऐसे सारे खिलौने उठाकर उनको सर्कल में नीटली अरेंज किया हो। सो मन में ही हंसते हंसते टोनी ने वो सारे खिलौने उठाए, वो डायरी उठाई और वापस अपने बेटे वाले बेड के ऊपर रख दी और वहां से वापस बाहर निकल गया। आकर नीचे उसने अपनी पत्नी डेब्रा को बताया कि ऐसे ऐसे ऊपर कोई प्रैंक करके गया है हमारे साथ, हो सकता है एलन आया हो, उसको प्रैंक करने की आदत तो है ही। डेब्रा ने भी कहा कि हाँ हो सकता है, बट मुझे पता नहीं चला, वो बहुत ही चालाक है, चोरी छुपके आता है और चला जाता है। दोनों इस बात के ऊपर हंसने लगे और थोड़ी देर बाद डेब्रा वापस अपने बेटे वाले कमरे में गई उसको दूध वगैरह पिलाने के लिए। बट जैसे उसने दरवाजा खोला सामने वही सारे खिलौने वापस नीचे एक सर्कल में नीटली अरेंज करके रखे हुए थे और वही डायरी जो कि उसके बेटे की थी, टेलर की, वही डायरी दोबारा से इस सर्कल के बिल्कुल बीच में रखी हुई थी। सभी खिलौनों का मुंह भी नीचे उसी डायरी की तरफ फेसिंग किया हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये चीज़ डेब्रा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई। उसने तुरंत अपने बेटे को उस बेड से उठाया, वापस नीचे लेकर आई, टोनी को बताया कि दोबारा से ऊपर वो सारे खिलौने जो तुम रख के आए थे बेड के ऊपर, वो नीचे सर्कल में पड़े हुए हैं, नीटली रखे हुए हैं। बट ये चीज़ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अजीब। दोनों फिर से हंसने लगे कि एलन दोबारा से हो सकता है किसी और रास्ते से चोरी छुप के घर में आया हो और हमें पता ना चला हो और वो हमारे साथ प्रैंक करके गया हो। अगला दिन आ चुका था और अगले दिन की दोपहर आते आते टोनी, डेब्रा और उनका बेटा टेलर ये तीनों घर पर ही मौजूद थे और तभी इनके घर की बेल बजी और जैसे ही टोनी ने दरवाजा खोला सामने उसका सगा भाई एलन वो मौजूद था और उसको देख के ही टोनी बहुत ज़्यादा हंसने लगा। उसको अंदर बुलाया, अंदर लिविंग हॉल में सोफा के ऊपर बैठाया और डेब्रा और टोनी और उनका बेटा टेलर ये तीनों सामने बैठ चुके थे और एलन से बातें करने लगे। अब हंसते हंसते टोनी ने मजाक ही मजाक में एलन को बोल दिया कि एलन, मुझे तुम्हारी हाथ की सफाई बहुत ज़्यादा पसंद आई, हमें पता ही नहीं चला कि कब तुम आकर हमारे घर में अंदर वो सारे खिलौनों के साथ छेड़खानी करके गए और कब हमारे साथ ये प्रैंक करके चले गए। सच में तुम्हारी कारीगरी को मानना पड़ेगा। बट एलन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, उसने बोला टोनी को कि नहीं मैं तो नहीं आया। बट ये चीज़ सुनते ही टोनी बोला कि नहीं तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है तुम ही हमारे साथ प्रैंक करके गए हो, तुम्हें प्रैंक वगैरह करने की बहुत गंदी आदत है। टोनी ने दोबारा सीरियस नोट पर एलन से पूछा कि एलन क्या तुम सच में नहीं आए घर में, तुमने हमारे साथ कोई प्रैंक नहीं किया? एलन ने क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं, अगर किया होता तो मैं अभी तो उसको एडमिट कर लेता, बट मैं सच में नहीं आया और अगर आता तो ऑब्वियसली आपको बता कर आता। यहाँ तुम्हारे घर के अंदर घुसने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी नज़रों से चोरी छुपे घर के अंदर घुस सकता हूँ? ये बात सुनते ही टोनी और डेब्रा दोनों को ही बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू हो चुकी थी। जिसके बाद टोनी ने एलन को वो सारा किस्सा समझाया कि उसके साथ क्या हुआ है और पलट में एलन ने कहा कि टोनी, मेरे पास एक कैमरा है, तुम उस कैमरे का यूज़ करो, जो भी कुछ अटपटा या फिर अजीब तुम्हारे घर के अंदर होता है उस चीज़ की फोटोज़ वगैरह क्लिक करो, ताकि हमें पता तो चल सके कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि सारी चीज़ें सारा सामान ध्यान नहीं रहता कि कहाँ कब कहाँ उन्होंने क्या रखा था। सो तुम उस चीज़ की फोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेना। टोनी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और एलन तुरंत उस घर से बाहर निकला, अपने घर में गया, कैमरा उठाकर वापस इस घर में आया, टोनी को कैमरा दिया और उसको समझा दिया कि ऐसे ऐसे कैमरा चलाना है और सारी फोटोज तुम क्लिक करते रहना। टोनी ने कहा कि इस बात में देरी क्यों ना हम अभी से ही पूरे घर के हर सामान की फोटोज वगैरह क्लिक करनी शुरू कर दें। और जैसे इन लोगों ने अलग अलग फोटोज लेनी शुरू करी तभी ये लोग ऊपर वाले उसी नर्सरी वाले कमरे में पहुंचे और उस कमरे में एक चेयर के ऊपर एक बड़ा सारा भालू टेडी बियर उस चेयर के ऊपर रखा हुआ था और इनके देखते ही देखते फोटोज क्लिक करने से जस्ट कुछ सेकंड्स पहले वो टेडी बियर अपने आप नीचे आ गिरा। और ये चीज किसी को भी समझ नहीं आई कि आखिर इस भालू को क्या हुआ, ये कौन से नशे में है, ये अपने आप नीचे कैसे गिर गया। बट फिर भी उन लोगों ने उसकी फोटोज वगैरह क्लिक करी और सारी फोटोज क्लिक करने के बाद उनको एक बहुत ही अजीब सी एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब इन तीनों लोगों ने पूरे घर के अंदर छान मारा कि ये बच्ची की आवाज़ कहाँ से आ रही है, बट किसी को भी कोई सोर्स ही नहीं मिला कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। सो डरते डराते तीनों लोग अपने घर से बाहर निकले, एलन की गाड़ी में जाकर बैठे क्योंकि उनको कुछ भी सेफ नहीं लग रहा था आसपास। सो इनको सबसे सेफ गाड़ी ही लगी। तीनों लोग ये अपने बच्चे को साथ
लेकर गाड़ी में जाकर बैठे और तभी टोनी को अपने कमर में ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने पीछे से डंक मारा हो और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल सा हो गया। पीछे बैठे बैठे पीछे वाली सीट के ऊपर अनकंफर्टेबल सा हो गया। एलन ने पीछे मुड़कर टोनी से पूछा कि टोनी क्या तुम ठीक हो? बट टोनी ने कहा कि नहीं यार, मुझे पता नहीं, पीछे कुछ बहुत ही अजीब सा चुभ रहा है। उसने खुद पीछे मुड़कर सीट के ऊपर देखा कि क्या पता कोई कील वगैरह या फिर कोई सुई वगैरह ना रखी हो। बट पीछे सीट क्लियर, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी कमर के अंदर बहुत जोर से दर्द होने लगा। सो वो गाड़ी से बाहर निकला। उसने अपनी पत्नी डेब्रा को भी गाड़ी से बाहर निकाला और कहा कि मेरी शर्ट पीछे से ऊपर करो और देखो कि आखिर क्या बीमारी है। सो जैसे ही डेब्रा ने उसकी शर्ट ऊपर की तरफ करी, एलन भी इस चीज को देख रहा है, उसकी जैसी शर्ट ऊपर करी, उसके पीछे कमर पर बहुत सारे नाखून से खुरचने के निशान, और ये निशान बिल्कुल नए ताजा तरीन थे। जैसी ये चीज इन तीनों लोगों ने देखी, इंक्लूडिंग टोनी ऑल्सो, ये तीनों बहुत बहुत ज्यादा हैरान हुए। उनको समझ ही नहीं आया कि आखिर ये निशान टोनी की कमर पर आए कैसे। एलन तुरंत गाड़ी चलाते हुए आगे अपने माता पिता के घर पर लेकर पहुंचा इन्हें, और इस मूवमेंट पर इस पूरे फैमिली को लगने लगा कि वो किसी बहुत ही ईवल चीज के साथ लड़ रहे हैं। टोनी और डेब्रा दोनों साइड में बैठकर सोचने लगे कि आखिर आगे उन्हें अब क्या करना है, क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए और वो यहाँ माँ के घर पर ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। उनको अपने ही घर में वापस जाना पड़ेगा। बट क्या सच में उनको अपने घर में जाना चाहिए इस छोटे से बच्चे को साथ में लेकर? क्योंकि हो सकता है जो भी चीज़ उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है वो इस बच्चे के ऊपर भी कुछ ना कर दे। तीनों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट फिर भी उनको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही था। टोनी और डेब्रा एलन के पास गए और कहने लगे कि हमें आज की रात वापस यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम पर नहीं रह सकते। हमारा सारा सामान हमारे घर में मौजूद है। और टोनी, एलन, डेब्रा वापस उसी गाड़ी में बैठे वापस उसी घर में गए और उस रात आराम से जाकर सो चुके थे। बट अगले ही सुबह एलन दोबारा से टोनी वाले घर में आया उनसे मिलने के लिए और पूछने लगा कि रात कैसी कटी। टोनी और डेब्रा ने कहा कि हमें पूरी रात आवाज़ें आती रही, बहुत अजीब अजीब आवाज़ें, किसी के रोने की, किसी के हंसने की। तब एलन ने कहा कि देखो, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मेरा बॉस, उसकी जो सगी बहन है, वो एक ऐसी ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के अंदर काम करती है। सो अगर तुमको कुछ दिक्कत ना हो तो मैं उसको यहाँ पर बुला सकता हूँ रिक्वेस्ट करके। टोनी और डेब्रा ने कहा प्लीज़ तुम हमारी इस मामले में हेल्प करो और उनको यहाँ पर बुलाओ, देखो यहाँ पर कि आखिर क्या भसड़ मची हुई है, क्या दिक्कत है इस घर में। 3 दिनों बाद बारबरा नाम की वो महिला अपने साथ अपना सारा वो तामझाम लेकर पहुंची इस घर के अंदर। उसने आते ही सबसे पहले एलन से मुलाकात की। एलन ने बारबरा को टोनी और डेब्रा से मिलवाया और बारबरा अंदर बैठते ही अपना वो सारे वो चेन वगैरह निकाल कर इस पूरे घर के एनवायरनमेंट को फील करने लगी। असल में बारबरा, उसने अमेरिका की अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर पैरासाइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स भी दिए हैं। उसने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी। उसको बहुत अच्छे से ज्ञान था कि आखिर इन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। बारबरा ने सबसे पहले टोनी से कहा कि अभी तक जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसको मुझे क्लियर डिटेल में बताओ। पर टोनी ने वो सब कुछ तो बताया, साथ में कहा कि मुझे इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बट बारबरा ने उसे समझाया कि विश्वास किसी को भी नहीं होता, बट दिक्कतें ऐसी हो जाती हैं कि विश्वास करना पड़ता है। सो बारबरा को सब कुछ बताने के बाद बारबरा ने कहा कि मुझे उसी नर्सरी वाले कमरे में लेकर चलो, मुझे वहीं से शुरू करना है इस पूरे घर की तहकीकात। सो जैसे ही सभी लोग मिलकर बारबरा को उसी कमरे में लेकर गए, बारबरा ने जैसे ही कमरे के अंदर पैर रखा, इसने बहुत जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था बारबरा को जैसे उसका कोई गला बहुत जोर से दबा रहा हो, उसको पकड़ रहा हो। बारबरा तुरंत बाहर की तरफ निकली और अपने कपड़े ठीक करते हुए उनको बताने लगी कि जो भी कुछ चीज़ यहाँ पर है, इस घर के अंदर मौजूद है या फिर इस कमरे में है, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी इस कमरे के अंदर आए या फिर उसके अंदर दखलंदाजी करे। ये सब बातें बारबरा उस हॉलवे में खड़े होकर बोल रही थी, उस नर्सरी वाले कमरे के बाहर खड़े होकर बोल रही थी। और तभी उसने सामने कुछ सेंस किया, और जैसे उसने सेंस किया, टोनी और डेब्रा को उसने साइड किया और सामने वो फील करने लगी। उसने कहा कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 स्पिरिट्स हैं। एक स्पिरिट वो जो इस नर्सरी वाले कमरे में है, और एक स्पिरिट सामने जो कि बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। ये किसी छोटी बच्ची की कोई स्पिरिट है और वो हमारी तरफ देख रही है, हमें सेंस कर रही है। बारबरा ने उस छोटी बच्ची की एंटिटी से बात करने की कोशिश भी करी और फाइनली अपना कंक्लूजन सबको नीचे लाने के बाद बताया और कहा कि देखो, जो ऊपर छोटी बच्ची वाली एंटिटी थी उसका नाम सैली था, जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल की थी, और यही सैली थी जिसने टोनी की कमर के ऊपर अटैक किया था जब वो गाड़ी के अंदर बैठ रहा था। बारबरा ने पूरे परिवार को समझाया कि देखो, कुछ भी हो जाए तुम्हें सैली को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखना पड़ेगा, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। इनफैक्ट तुमको उसके लिए 3 टाइम का खाना भी बनाना है, और जो बच्चों के लिए टॉयज़ तुमने टेलर के लिए लाए हुए हैं, वही कुछ टॉयज़ उसमें से निकाल कर स्पेशल सैली के लिए अलग से रख दो।
ये बात जैसे ही टॉनी ने सुनी, उसको समझ नहीं आया कि आखिर वो कैसे रिएक्ट करे। उसने साफ मना कर दिया बारबरा को, नहीं, हमारे बस की ये सब चीज़ें नहीं है। जो भी कुछ है इस घर के अंदर, या तो उसको बाहर निकालो या फिर हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और डेब्रा ने टॉनी को समझाया कि देखो, जो भी कुछ कह रहे हैं बारबरा, हम एक बार वो चीज़ करके देखते हैं, क्या पता जो भी ये चीज़ है ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सो फाइनली टॉनी ने भी एग्री किया और डेब्रा कुछ दिनों बाद खुद से ही जाकर शॉपिंग मॉल से अलग से बहुत सारे खिलौने सैली के लिए शॉपिंग भी करके लाई। इनफैक्ट डेब्रा ने खाना वाना भी बनाना शुरू किया सैली के लिए। वो अलग से घर के अंदर उसको एक स्पेस दिया गया, उसी नर्सरी वाले कमरे के बराबर वाले कमरे में सैली को स्पेस दिया गया और उसमें डेली उसके लिए खाना रखा जाता, उसके लिए बहुत सारे टॉयज वगैरह भी रखे थे। सो बारबरा जब वो सारा काम कर रही थी, उस टाइम पर टॉनी ने अपने उसी कैमरे से बहुत सारी फोटोज वगैरह भी क्लिक करी थी। और जब डेब्रा शॉपिंग मॉल से खिलौने वगैरह खरीदने के लिए घर से बाहर गई थी, तब वो उस कैमरे को भी उठाकर लेकर गई थी ताकि उसके अंदर जो रील में फोटोज क्लिक की गई थी उनको डेवलप करवा सके। उस टाइम पर आपको पता होगा वो रील वाले कैमरे चलते थे जिनको बाद में डेवलप करवाया जाता था और नेगेटिव से फोटोज बनाए जाते थे। सो उस रील को भी उठाकर लेकर गई और फाइनली वो फोटोज अब डेब्रा के हाथ में थे। और जैसे ही डेब्रा ने उन फोटोज को देखा तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गई, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं बल्कि बहुत बहुत गुस्सा। डेब्रा भागती हुई घर आई, उसने टॉनी के आने का वेट किया। टॉनी जब आया उसको वो फोटोज दिखाई और एक एक फोटोज के अंदर बहुत ही अजीब चीज़ें दिखाई दे रही थी। जी हाँ, जो भी आप फोटोज़ देख रहे हैं इनके अंदर बहुत ही अजीब सा स्मॉग, बहुत ही अजीब सी शैडोई फिगर्स हर फोटो के अंदर देखी जा सकती थी। इनफैक्ट इनमें से एक फ़ोटो तो ऐसी थी सीढ़ियों से उतरते हुए, जिसके अंदर पर्टिकुलरली टोनी को एग्जैक्टली याद था जब उसने फोटो क्लिक करी थी उस टाइम पर सीडी में कुछ भी नहीं था ऐसा। बट जब ये फोटो डेवलप होके आई है तब इस सीडी के अंदर एक बहुत ही अजीब सी शैडोई फिगर देखी जा सकती है। एक फोटो के अंदर डेब्रा अपने बेटे के साथ उसको गोद में लेकर बैठी हुई है, लेकिन उसके बिल्कुल बराबर में ही एक शैडोई फिगर उसके साथ बैठी है। बट ये चीज़ क्या थी किसी को समझ में नहीं आया। डेब्रा को लगा कि हो सकता है जिसने फोटोज डेवलप की हों उसकी कोई मिस्टेक हो। सो टॉनी और डेब्रा उस फोटो वाले के पास गए और जाकर उनसे बात करी कि क्या निशान आए हुए हैं। बट उस फोटो वाले ने कह दिया कि जो आपकी रील में था मैंने वही डेवलप किया है, इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया। डेब्रा ने अपनी वही रूटीन आगे भी कंटिन्यू करी। उसने सैली के लिए खाना और अलग से बहुत सारे टॉयज उसके कमरे के अंदर डेली सजाना शुरू कर दिया। और जब डेली खाना वो बदलती, बेशक वो सैली ने खाना तो नहीं खाया, लेकिन जब भी वो टॉयज उसके देखती वो हमेशा अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर बिखरे हुए मिलते। हमेशा आकर डेब्रा उसके कमरे में सारे के सारे खिलौने एक जगह पर रख कर जाती और जब दोबारा चेक करती तो वो खिलौने वहाँ पर नहीं होते, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग फिगर्स में होते। बट इससे एक अच्छी बात ये हो रही थी कि घर में बिल्कुल शांति थी। टॉनी और डेब्रा दोनों को लग रहा था कि वो जो भी ऑफरिंग सैली के लिए कर रहे हैं इससे सैली उसके घर को प्रोटेक्ट कर रही है और ये चीज़ बहुत अच्छी है। बट उनके लिए शांति बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहने वाली थी। जी हाँ, कुछ हफ्तों बाद बारबरा अपने पति, जो कि इन्हीं चीज़ों के अंदर उनका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, फॉलो अप लेने के लिए वो अपने पति के साथ इस घर पर आई शाम के टाइम पर। और इन दोनों को सामने देखकर टॉनी और डेब्रा बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हाँ चलो आज उनके साथ कोई टाइम स्पेंड करने के लिए आया। सो बारबरा, उसका पति, सभी लोग आकर इस लिविंग हॉल में बैठे काउच पर तभी चाय वगैरह पी रहे थे। और तभी चाय पीते पीते इन लोगों को एक बहुत गहरी चिल्लाहट सुनाई दी, एक बहुत तेज चिल्लाहट। और जैसे इन लोगों ने चिल्लाहट सुनी उन सभी का ध्यान उस चिल्लाहट की तरफ गया। बट हर कोई व्यक्ति अलग अलग डायरेक्शन में देख रहा था, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर चिल्लाहट किस तरफ से आई है। तभी बारबरा के पति का ध्यान सामने मौजूद चेयर के ऊपर रखे हुए एक छोटे से टेडी बियर की तरफ गया। उसको लगा कि उसके अंदर से आई है, तो उसने अपने चाय का कप नीचे रखा, उठकर उस टेडी बियर को देखने लगा। और देखते ही देखते उस टेडी बियर ने उसकी आंखों के सामने आग पकड़ ली। वो बहुत तेजी से धू धू करके जलने लगा। सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। सभी लोग बस किसी तरीके से इसकी आग बुझाना चाह रहे थे, क्योंकि पूरा घर भी इससे जल सकता था। टॉनी भागकर अपने बाथरूम में गया, एक तौलिया उठाया और तौलिए से उस पूरे टेडी बियर को कवर किया कुर्सी के समेत, ताकि आग जल्दी से जल्दी बुझ जाए। और ये तरीका काम कर भी गया, वो आग अब बुझ चुकी थी। ये काम होते ही टॉनी के मुंह से सबसे पहली लाइन यही निकली कि इस घर के अंदर जो भी कुछ चीज है वो इस टेडी बियर के अंदर अगर आग लगा सकती है तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है, वो हमको भी किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। अगले 2 हफ्ते घर में बिल्कुल शांति रही। टॉनी और डेब्रा किसी तरीके से उस इंसिडेंट से कवर करने की कोशिश कर रहे थे। डेब्रा बार बार बताती टॉनी को कि ये एकमात्र पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है, सो हमें कोई ज़्यादा इसके बारे में भड़क नहीं लेनी चाहिए। लेकिन 2 हफ्ते बीत चुके थे, 2 हफ्ते बिल्कुल शांति से निकले। टॉनी, जिसकी अब मॉर्निंग शिफ्ट की बजाय इवनिंग शिफ्ट हो चुकी थी, मतलब वो रात के टाइम पर ड्यूटी करता अपनी नौकरी वगैरह और सुबह सुबह घर पर आ जाता। सो जैसे ही एक सुबह 2 हफ्ते बाद वो घर पर आया, उसने आते ही देखा कि उसकी पत्नी ऊपर वाले कमरे में सो रही है अपने बेटे के साथ। तो क्यों ना वो खुद ही नीचे अपना कुछ खा पी ले, फ्रिज में कुछ पड़ा हो। सो जैसे उसने किचन में फ्रिज खोली और अंदर से जूस वगैरह निकाल कर एक गिलास में भरा, तभी उसको फील हुआ कि उसके पीछे कुछ मूव हुआ है।
जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक बहुत बड़ी शैडोई फिगर, बिल्कुल डार्क रेड आईज, उसकी ऊपर की तरफ, छत की तरफ, और वो फिगर एग्जैक्टली टोनी की तरफ देख रही है। और जैसे ही टोनी की आंखें उस फिगर से मिली, उसके हाथ में पकड़ा हुआ जूस का गिलास वो नीचे की तरफ गिर गया और वो बहुत बहुत जोर से चिल्लाया। अब ना सिर्फ ये शैडोई फिगर यहाँ पर अकेली थी, बल्कि इसके साइड में सैली भी खड़ी हुई थी, वही छोटी सी बच्ची की एक बिल्कुल क्लियर शैडो, जिसको क्लियरली देख सकता था टोनी। और इन दोनों को देखकर बहुत जोर से भागते हुए सीधा ऊपर की तरफ गया, अपनी पत्नी के कमरे में गया और जाकर उसको जगाया और कहा कि मैंने अभी अभी सैली को देखा। सैली के साथ एक बहुत बड़ी शैडो फिगर और भी थी जो कि उसके साइड में खड़ी थी। मैं जूस पी रहा था और मेरे पीछे ही वो लोग खड़े थे। टोनी ने डेब्रा को बताया कि मुझे इस चीज़ की दिक्कत नहीं है कि मुझे शैडोई फिगर दिखाई दी, मुझे इस चीज़ की दिक्कत है जो सैली, जिसकी अभी तक सिर्फ और सिर्फ शैडो ही दिखाई दे रही थी, और क्योंकि बारबरा के पति को भी शैडो ही दिखी थी, मुझे अब की बार क्लियर कट सैली दिखाई दी। उसका फेस कट मुझे प्रॉपर समझ आ रहा था। बेशक वो धुंधला था, लेकिन मुझे पूरे तरीके से समझ आ रहा था। मुझे दिक्कत इस बात की है कि घर में और किसी को नहीं, सिर्फ मुझे ही सैली क्यों दिखाई दी, वो मुझसे क्या चाहती है। तकरीबन 2 महीनों का और टाइम बीत चुका था। ये 2 महीने लगभग शांति से निकले इस पूरे परिवार के लिए। बट 2 महीनों बाद एक रात जब ये पूरा परिवार अपने कमरे में सो रहा था, तभी टोनी की आंखें एकदम से खुली, क्योंकि उसके पैर अब नीचे जमीन पे लटक रहे थे। वो पूरा बेड पर सोया था, उसको अभी अभी फील हुआ कि किसी ने उसके दोनों पैरों को पकड़ा और बहुत जोर से अपनी तरफ खींचा। उसके पैर दोनों नीचे जमीन पर लटक रहे हैं और वो एकदम से पूरा ऊपर की तरफ खड़ा हो चुका है। जैसी ये चीज़ टोनी ने फील करी, वो बहुत जोर से चिल्लाने लग गया। उसकी पत्नी जो साइड में सो रही थी, उसने लाइट ऑन करी और देखने लगी टोनी को। टोनी को देखते ही वो खुद बहुत जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि उसका हाथ इस तरीके से हवा में था और उसके ऊपर 5 उंगलियों के निशान थे, बहुत बड़े बड़े। ना सिर्फ यहाँ उंगलियों के निशान थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बिल्कुल सटीक प्रिसीजन स्टाइल में टोनी के हाथ को 5 उंगलियों से जलाया गया है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये किसी इंसान की उंगलियों के निशान है। ऐसा लग रहा था जैसे 5 एक साथ सरियों को गर्म कर करके यहाँ पूरे उसके हाथ पर फेरा गया हो। डेब्रा टोनी को किसी तरीके से शांत करने की कोशिश कर रही थी, बट टोनी को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इनफैक्ट उसकी कमर में भी दर्द हो रहा था। और जब उसने नीचे झुककर अपनी पत्नी को कहा कि मेरे कमर एक बार उठाकर देखो, मुझे पीछे कुछ चुभ रहा है बहुत जोर से, तो जैसे ही उसकी पत्नी ने पीछे से उसकी टी शर्ट उठाई, तो अगेन वही बिल्कुल सेम मार्किंग्स जो कि बहुत टाइम पहले गाड़ी में बैठते हुए टोनी के कमर पे आई थी, बिल्कुल वही सेम मार्किंग दोबारा से टोनी के कमर पे मौजूद थी। ये चीज़ ऑब्वियसली दोनों के लिए डरा देने वाली थी, लेकिन ये दोनों आपस में अब ये बातें करने लगे कि एक 7 साल की बच्ची, जिसके अंदर मेरे ख्याल से इतनी पावर तो नहीं होगी कि वो मुझे इतनी जोर से पकड़ के खींच सके और मेरे हाथ का ये हाल कर सके। ऑब्वियसली इसके पीछे कोई और भी जिम्मेदार हो सकता है। जिसके बाद से टोनी की हालत और ज़्यादा बिगड़ती गई। अब ना सिर्फ उसके बॉडी पर कहीं भी कैसे भी तरीके के निशान आने लगे थे अपने आप, बल्कि टोनी को बहुत अजीब अजीब डरावनी सी आवाज़ें आने लगी थी। रात को सोते सोते या फिर जब भी वो अपनी शिफ्ट से आता, उसके बाद सोते सोते उसको अजीब अजीब आवाज़ें सुनने को मिलती और वो एकदम से चमक कर उठता, अपनी पत्नी को जगाता और उसको बताता कि मुझे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। 3 आवाज़ें, ऐसा लग रहा है जैसे 3 लोग आपस में मेरे साइड में खड़े होकर बातें कर रहे हों। हालात यहाँ तक हो चुके थे कि नींदों में टोनी जोर जोर से चिल्लाने लगता, क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसके कमरे में रखे हुए सारे आइटम, सारा सामान हवा में उड़ रहा है और इसको रोकने के लिए टोनी बार बार चिल्ला रहा है, जबकि उसकी पत्नी साइड में सो रही है। वो बार बार अपने पति को जगाती जब भी वो ऐसे बोलता और उसको बताती कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साइड में सो रही हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ, तुम बिल्कुल शांत होकर अपना रेस्ट करो। डेब्रा को अभी तक यही लग रहा था कि उसके पति की नींद पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, उसको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। बट टोनी को ऐसा लग रहा था कि जो भी कुछ है इस घर के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ उसे ही टारगेट कर रहा है। बट इसके पीछे का रीज़न क्या है? अब क्योंकि इन दोनों के बीच में आपस में समझ ही नहीं बन पा रही थी। डेब्रा को लग रहा था कि ये सब कुछ वहम है, बट टोनी को लग रहा था कि जो भी कुछ है वो इसके पीछे पड़ा हुआ है। इन दोनों की समझ आपस में नहीं बन पाई, इसी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई रहने लगी, जहाँ दोनों पहले एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार थे। बट अब इस एविल एंटिटी की वजह से इन दोनों के बीच में ऑन डेली बेसिस लड़ाइयाँ होती, दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उतावले थे। जिसके बाद कपल ने फाइनली डिसाइड किया कि वो एक बार दोबारा से बारबरा को बुलाएंगे और देखेंगे कि आखिर वो अब क्या कहती है, क्योंकि पहले से ही एंटिटीज ज़्यादा खतरनाक हो चुकी हैं और इनकी वजह से हमारा परिवार टूटने की कगार पर है। सो जल्दी ही बारबरा भी वापस इस घर में आई और आकर इन लोगों से बात करी, एग्जैक्टली बताने को कहा कि आखिर क्या चल रहा है। जिसके बाद इस पूरे परिवार ने मिलकर बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है इतने टाइम में। दोबारा से बारबरा ने सैली से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उससे बात करने की कोशिश करी और फाइनली
उसने किसी तरीके से अपने वही उस तंत्र मंत्र से सैली से कांटेक्ट बना लिया। अब ना सिर्फ उसका कांटेक्ट सैली से बना था, बल्कि एक और एंटिटी थी जो किसी घर में थी, और उस एंटिटी से भी बारबरा का कांटेक्ट बना। और बारबरा ने कहा कि दूसरी वाली एंटिटी बहुत बहुत ज़्यादा एज्ड है, ये बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। बारबरा ने बताया कि ये जो बड़े वाली एंटिटी है ये किसी भी हाल में उससे बात नहीं करना चाह रही, बट सैली उससे बात कर रही है। सैली सब कुछ बताना चाह रही है अपने बारे में, लेकिन वो सही से समझ नहीं पा रही। इनफैक्ट ये जो बड़ी वाली एंटिटी है, यही तुम्हारे साथ जो हो रहा है सब कुछ उसके लिए जिम्मेदार है, जबकि तुम सारा ब्लेम इसका सैली के ऊपर डाल रहे हो, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। इतना बताने के बाद बारबरा ने कहा कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है ये उसके बस की बात नहीं है, इसको संभालना या फिर इसको ठीक करना उसके बस की बात नहीं है। मुझे किसी एक्सपर्ट को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा जो कि आकर यहाँ सब कुछ ठीक करके जाएगा। बट टोनी ने साफ मना कर दिया कि कहा हम यहाँ छोटे से शहर में रहते हैं, अगर यहाँ कोई आया इस तरीके से तो पूरे शहर के अंदर हमारा मजाक बन जाएगा, सब लोग हमें कहेंगे कि तुम तो भूतिया हो, तुम भूतिया घर में रहते हो एंड ऑल दैट, हमारा मजाक बन जाएगा, और ये चीज़ हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते। बट अगेन बारबरा और डेब्रा दोनों ने मिलकर टोनी को समझाया और फाइनली टोनी एग्री हो गया कि हाँ जो भी कुछ बुलाना है चुपचाप बुला लो, किसी को पता नहीं लगने देना। तब पूरे अमेरिका में पीटर जेम्स और उनका ग्रुप बहुत बहुत ज़्यादा फेमस था पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और फाइनली उनका ग्रुप इस घर में आया और पीटर जेम्स खुद इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, और अंदर आते ही उन्होंने अपनी जांच इस घर के अंदर शुरू कर दी। जेम्स ने टोनी और डेब्रा को समझाना शुरू कर दिया कि हमें आज तक सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियों के बारे में भी पता है, बट इसके अलावा भी कुछ होता है जिसको हम फील कर सकते हैं, सिर्फ उसको कभी देख नहीं सकते, उनके पीछे का रीज़न नहीं पता कर सकते। बेशक कॉमन रीज़न बस यही हो सकते हैं कि किसी की अनटाइमली डेथ हो जाए या फिर कोई ट्रेजिक एक्सीडेंट उसके साथ इस प्रॉपर्टी में हुआ हो, इस जगह में हुआ हो, तो उसकी स्पिरिट इस जगह को अपना घर बना लेती है और यहाँ वो किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करती। पीटर जेम्स जब अपनी जांच इस घर में अंदर कर रहे थे तब उन्होंने टोनी और डेब्रा से पूछा कि क्या आपकी कोई बेटी भी है 7 और 8 साल की, बट दोनों ने मना कर दिया कि नहीं, हमारा एक छोटा सा बेटा ही है। बट पीटर ने कहा कि जब मैं इस घर के अंदर एंटर कर रहा था तब मुझे खिड़की से एक बच्ची देख रही थी, तो मुझे लगा कि वो आपके घर की बच्ची है, बट अभी वो घर में नहीं दिखाई दे रही। ये बात सुनते ही टोनी और डेब्रा बहुत बहुत ज़्यादा हैरान थे। पीटर ने पहले नीचे से पूरे घर को देखा और बाद में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो ऊपर की तरफ गया, वहीं वो नर्सरी रूम भी था और साथ में डेब्रा और टोनी का वो मास्टर बेडरूम भी था। सबसे पहले पीटर ने उस हॉलवे को देखा और उसको देखते ही बता दिया कि यहाँ पर 2 एंटिटीज़ हैं, एक छोटी बच्ची की, एक बड़ी औरत की, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो जैसे ही पीटर ने मास्टर बेडरूम के अंदर अपना कदम रखा, उसको बहुत जोर से धक्का लगा, उसको किसी ने अंदर से बाहर की तरफ फेंका और सीधा पीटर पीछे वाली दीवार में जाकर लगा और अपने आप को संभालते हुए कहा कि हाँ, ये एंटिटीज बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ये होते ही पीछे खड़ा टोनी, उसने बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और वापस अपनी कमर की तरफ हाथ करके अपनी टी शर्ट को फाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको बहुत तेज जलन हो रही थी। उसने घूमा, पीटर को बताया कि प्लीज़ मेरी शर्ट ऊपर करके देखिए, और जैसे ही पीटर ने उसकी टी शर्ट को ऊपर किया, वही स्क्रैच मार्क्स जो कि बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नए नए स्क्रैच मार्क्स अभी अभी टोनी की कमर के ऊपर लगे थे। पीटर ने कह दिया कि चलो सभी लोग नीचे चलो, जो भी कोई एंटिटी है वो हमें यहाँ पर देखकर खुश नहीं है। सो सभी लोग नीचे आ गए। पीटर का क्रू इंक्लूडिंग पीटर, सभी लोगों ने नीचे ही पूरा दिन स्पेंड किया और दोबारा से पीटर को ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और पीटर दोबारा से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा ही रहा था, बट उसको सीढ़ियों में कुछ खड़ा हुआ दिखाई दिया और उसने फिर से बोलना शुरू किया। पीटर ने सीढ़ियों के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद करी और इस घर के पूरे इतिहास के बारे में रिकॉल करने लगा कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। उसने कहा, अपने वर्ड्स के अंदर बोला आंखें बंद करके ही, पहले ये घर एक मेडिकल फिजिशियन का हुआ करता था। यहाँ पर पहले मेडिकल प्रैक्टिसेस चला करती थी। जिसका एक घर था वो मेडिकल डॉक्टर, उसकी ही बेटी का नाम सैली, जिसकी उम्र 8 साल की थी। ये सब चीज़ें पीटर बोल रहा है। ऑन रिकॉर्ड पीटर ने सब कुछ बताया कि सैली, जिसको उस टाइम पर निमोनिया हो गया था, बट उसका पिता डॉक्टर होने के बाद भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाया और उसकी इसी घर के अंदर ही मौत हो चुकी थी दम घुटने से, क्योंकि उसको सांस ठीक से नहीं आ रही थी। उसके फेफड़ों में बहुत बहुत ज़्यादा बलगम भर चुका था। ये सब बातें बताकर पीटर ने वापस अपनी आंखें खोली और आकर डेब्रा और टोनी को बताया कि देखो, इस घर में रहने के लिए हमें इस घर को पहले साफ़ करना पड़ेगा और साफ़ कैसे करवाना है, कब करवाना है, वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, हमें बाद में बता देना। ये बोलकर पीटर और उसका गुरु इस घर से बाहर निकल चुके थे। डेब्रा और टोनी, जिनके पास कोई खास पैसे नहीं जो वो इस घर को छोड़कर किसी और घर के अंदर शिफ्ट हो जाएं,
वो यहीं पर पहले ही किराए पर रह रहे थे और ये किराया बिल्कुल मिनिमल था, इससे ज़्यादा वो किराया अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उनको अपना परिवार भी पालना था। आने वाले दिनों में टॉनी, जिसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती गई, उसको नींद रातों की उड़ चुकी थी, उसका चैन पूरा खत्म हो चुका था। इनफैक्ट अपनी पत्नी के साथ लड़ाई उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, अब तो बात मार पिटाई पर आ चुकी थी। जब भी उसको गुस्सा आता वो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ साफ कर देता, उसको मार पिटाई करता उसके साथ। और फाइनली टॉनी ने डेब्रा के सामने कन्फ्रंट कर लिया कि देखो मैं मेरे अपने कंट्रोल में नहीं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता चलता। बाद में मुझे एहसास होता है कि मैंने गलत किया, अगर हम और ज़्यादा इस घर के अंदर रहे तो हमारे बीच में कुछ और बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, इसलिए हमें टाइम रहते इस घर को छोड़ देना चाहिए। और ये डिसीजन लेने के तकरीबन 3 दिनों बाद ही टॉनी जब अपने बेड के अंदर सो रहा था, उसको दोबारा से वही अटैक आए और वो वापस अपने आप को कंट्रोल करते हुए नीचे घर में आया। लिविंग हॉल में खड़ा होकर डेब्रा डेब्रा चिल्लाने लगा। उसने कहा कि अपने बेटे टेलर को उठाओ और यहाँ से अभी निकलो, मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है, हम यहाँ पर अब 1 मिनट और नहीं रह सकते। सो फाइनली डेब्रा ने टेलर को उठाया और बाकी सामान सारा कुछ वहीं छोड़कर ये तीनों लोग यहाँ से बाहर निकले और थोड़ी दूर पर ही इन लोगों ने एक और नया घर रेंट पर ले लिया, जिसके बाद में पुराने वाला घर जिसके अंदर ये रहा करते थे, हॉन्टेड हाउस, इसका नाम सैली हॉन्टेड हाउस पड़ गया। असल में जो पीटर जेम्स ने स्टोरी टॉनी और डेब्रा को बताई थी वो कुछ हद तक ठीक नहीं थी। इसके बाद में इस पूरे घर का इतिहास निकलकर सामने आया, एक बहुत ही डार्क स्टोरी निकलकर सामने आई जो कि सच में बहुत दिल दहला देने वाली थी। इस घर को असल में 1867 में फिनी फैमिली द्वारा बनवाया गया था, बट फिनी फैमिली की आने वाली जनरेशंस ने 1939 यानी कि 1939 तक आते आते इस घर को खाली कर दिया और बाद में इस घर के कई और मालिक भी बने। और फिनी फैमिली ने 1939 में इस घर को ऐसे ही खाली नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे का भी रीजन था। असल में इस घर के अंदर रहते हुए फिनी परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी थी और वो भी बहुत अजीब से हालातों के अंदर। कोई भी नॉर्मल डेथ नहीं हुई, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, किसी की डेथ का रीजन भी पता नहीं चला, कोई एक्सीडेंट नहीं, ये लोग बस सोते सोते ही मर चुके थे। असल में 1867 में जब चार्ल्स और केट फिनी इस कपल ने मिलकर इस घर को बनवाया था, इनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने माइकल फिनी रखा। और माइकल फिनी आगे चलकर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बना, डॉक्टर बना, जिसने प्रैक्टिस करने के लिए अपने घर की बेसमेंट के अंदर ही एक पूरा मेडिकल रूम सेटअप किया, पूरा क्लिनिक सेटअप किया, जिसके अंदर वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिसेस करता था। और तभी 1900 के आसपास एक माँ अपनी छोटी सी बेटी तकरीबन 7-8 साल की, जिसका नाम सच में सैली था, वो माँ अपनी बेटी को लेकर इस घर पर पहुंची रात के टाइम पर, क्योंकि उसकी बेटी के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। और जैसे ही माइकल फिनी ने दरवाजा खोला, सामने एक पेशेंट को देखा, उसके साथ उसकी माँ, दोनों को अंदर बुलाया और पूछा कि हाँ जी बताओ क्या बीमारी है। सैली ने कहा कि उसे बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है। सो फाइनली माइकल ने अपने वो चेकअप करने शुरू किए, टेस्ट करने शुरू किए और उसको नीचे बेसमेंट में अपने ऑपरेशन थिएटर में लेकर गया। सैली के टेस्ट वगैरह करने के बाद उसकी माँ को बताया कि सैली को अपेंडिसाइटिस हो चुका है और ये तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी वरना इसकी जान भी जा सकती है। सैली की माँ ने उसको तुरंत हाँ कर दिया कि हाँ प्लीज जो भी करना है कुछ कर दो, बस मेरी बेटी की बीमारी ठीक कर दो। सो माइकल ने अपने ऑपरेशन थिएटर की वो टेबल को रेडी किया, उसके ऊपर सैली को लिटाया और उस टाइम तक एनेस्थीसिया दुनिया के अंदर आ चुका था। लोगों को पता लग चुका था कि एनेस्थीसिया क्या होता है, जिससे हम वही बॉडी के किसी भी पार्ट को सुन कर सकते हैं। एनेस्थीसिया उस टाइम पर माइकल ने अपनी सिरिंज के अंदर भरा और वो सिरिंज सीधा उसने सैली के अंदर लगा दी। माइकल को लग रहा था कि सैली पूरे तरीके से अनकॉन्शियस हो चुकी है, वो बेहोश हो चुकी है, बट असल में उस टाइम पर सैली पूरे तरीके से बेहोश नहीं थी, उसको कुछ हद तक होश था। और इसी होश के अंदर अंदर ही माइकल ने कट लगाने शुरू कर दिए उसके पेट के ऊपर, जबकि सैली सब कुछ देख रही थी, उसको सब कुछ फील हो रहा था। सैली ने बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया ऑपरेशन थिएटर वाली टेबल के ऊपर लेटे लेटे ही, क्योंकि उसको बहुत जोर से दर्द हो रहा था और वो उस दर्द को फील कर पा रही थी। जैसे ये चीज सामने खड़े हुए माइकल ने नोटिस करी कि सैली पूरी तरीके से बेहोश नहीं है, उसने तुरंत एनेस्थीसिया वाली बोतल उठाई और दोबारा से सिरिंज उसमें से भरकर दोबारा से सैली के पेट में लगाया, बट अभी भी सैली पूरे तरीके से बेहोश नहीं हुई। उसको इतना भयंकर दर्द हुआ कि ऑन टेबल, उसी ऑपरेशन थिएटर के टेबल के ऊपर ही सैली ने दम तोड़ दिया। माइकल ने उसकी माँ को और साथ में अपने परिवार वालों को सबको बताया कि जिस टाइम पर सैली की मौत हुई थी उस टाइम पर सैली बहुत जोर से चिल्ला रही थी, उसकी आंखें बाहर आने को हो चुकी थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था, उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था मेरे ऊपर, बट उसकी मौत हो गई जिससे वो अपना गुस्सा ज़्यादा दिखा नहीं पाई। जिसके बाद 1939 में फाइनली फिनी परिवार ने इस घर को बेच दिया और उसके बाद बहुत सारे अलग अलग ऑनर्स इस घर के बने और उन लोगों ने इस घर को रेंट पर भी चढ़ाया। और उनमें से ही एक किराएदार जो कि इस तरीके की एक्टिविटीज को फेस कर रहा होगा ऑब्वियसली, और उसको इस तरीके की सैटेनिक एक्टिविटीज के अंदर इंटरेस्ट भी होगा, जिसने इस घर की बेसमेंट के अंदर बहुत सारे सैटेनिक रिचुअल्स भी किए और उन्हीं सैटेनिक रिचुअल्स की वजह से यहाँ पर जो स्पिरिट मौजूद थी उसको एक्टिवेट कर दिया उसने, क्योंकि नीचे घर की बेसमेंट में जांच करते टाइम पर बहुत सारे सैटेनिक रिचुअल्स के
सबूत भी मिले, नीचे बेसमेंट में बहुत सारा सैटनिक सामान भी मिला, जो कि ऑब्वियसली ये दर्शा रहा था कि कोई था यहाँ पर जिसने बहुत सारी अलग अलग तरीके की सैटनिक प्रैक्टिसेस करी थी। बट यहाँ टॉनी और डेबरा जब तक नहीं आए, किसी ने भी इस घर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं करवाई। लेकिन टॉनी और डेबरा जब आए, उनसे ये सब चीजें टॉलरेट नहीं हुई। उन्होंने इसके बारे में लैंडलॉर्ड से भी बात करी, पीटर जेम्स वगैरह को भी बुलाया, बारबरा को भी बुलाया, उसके पति को बुलाया और उन सबको बताया। तब जाकर इस घर का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया वालों के सामने आया। उनको पता चला कि आखिर इस घर के अंदर क्या चल रहा है। जिस टाइम पर टॉनी और डेबरा इस घर के अंदर रह रहे थे, उस टाइम पर इस घर का मालिक लेस स्मिथ, उसने इस घर को बेचने की कोशिश करी, बट उस टाइम तक वो बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि 1993 में इस घर की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। किसी ने भी इस घर को लेने से मना कर दिया। 94 में भी उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन किसी ने इस घर को नहीं लिया। फाइनली उसने इस घर को ताला लगाकर छोड़ दिया और बाद में ये घर एक बहुत ही फेमस हॉन्टेड हाउस बन गया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस घर के अंदर आकर अपनी रातें बिताते और एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते कि आखिर इस घर के अंदर क्या बीमारी है। ये घर आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा वहीं खड़ा है। इसके बाहर मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। कोई भी इस घर के अंदर जाने से पहले 100 बार सोचता है। अगर आप कभी कैंसस स्टेट में जाएं तो वहां पर इस हॉन्टेड हाउस को बाहर से जरूर देख सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप इस घर के अंदर जाएं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप वो सब चीज़ें फील करें। आप मुझे बताइए कि आपके साथ क्या कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? अगर हाँ, तो उसके बारे में नीचे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ डिस्कस जरूर करें। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहीं पर बने हुए ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर मैं सभी स्टोरीज की बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ। इस स्टोरी की फुटेज भी मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है वहाँ पर। अगर आपको इस घर की अंदर की एक्चुअल फुटेज देखनी है तो आप मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको वो फुटेज मिल जाएगी। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट कन्नू को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।